तो बच्चों हमने क्लास 9th का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया था। क्या नाम था उसका? पालमपुर गांव की कहानी। और इसमें हमने जाना था पालमपुर का परिचय के बारे में कि पालमपुर किस प्रकार का गांव है, यहाँ पर किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं। कुछ याद है ना? हमने पढ़ा था कि पालमपुर में बिजली, सिंचाई, परिवहन, विद्यालय और अस्पताल सारी सुविधाएं हैं। और पालमपुर के जरिए हमने देश के गांवों के बारे में भी जाना था कि हमारे देश के गांवों में भी उत्पादन कौन सा होता है। एक तो कृषि के द्वारा होता है और एक अन्य गतिविधियां होती हैं जिन्हें कि हम गैर कृषि क्रियाएं भी कहते हैं। तो बच्चों हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उत्पादन का संगठन के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं उत्पादन का संगठन। बच्चों जो उत्पादन होता है वो किसी एक साधन के द्वारा तो होता नहीं है। उत्पादन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है और इन्हीं का संगठन जो होता है उसे हम उत्पादन का संगठन भी कह सकते हैं। तो उत्पादन के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है और उत्पादन के साधनों की आवश्यकता क्यों होती है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्पादन क्या होता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं पहले उसके बारे में तो जानें। तो बच्चों हमें क्या होता है, बहुत सारी आवश्यकता की वस्तुएं चाहिए होती हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूं कि मुझे भूख लगी है तो भूख लगने पर मुझे क्या चाहिए? खाना। और खाना के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे क्या उत्पादन करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा ना। यदि मैं गेहूं खाती हूँ, रोटी खाती हूँ तो गेहूं का उत्पादन करना पड़ेगा। चावल खाती हूँ तो चावल का, इसके अलावा दाल का, सब्जियों का। तो ये सभी ही क्या है? उत्पादन। अर्थात हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्पादन। यही यहाँ पर लिखा है कि उत्पादन अर्थात ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें क्या होती है? आवश्यकता। अर्थात हमें किसी चीज़ की क्या होती है? नीड, अर्थात आवश्यकता, और उसके लिए ही क्या किया जाता है? उत्पादन। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमने अभी बोला ना कि उत्पादन ऐसे ही नहीं हो जाता, हमें उसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है। और जो उत्पादन है उसके जो साधन हैं वो होते हैं 4, जिन्हें कि हम उत्पादन के कारक भी कह सकते हैं। यही यहाँ पर लिखा है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं जिन्हें उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। कि जो उत्पादन करने के लिए हमें 4 साधनों की आवश्यकता होती है। अब ये 4 साधन कौन कौन से हैं? एक तो है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम और चौथा है उद्यमी। समझ में आ गया? उत्पादन के कितने कारक हैं? 4। लिख रखा है ना? कितना प्यारा सा डायग्राम बन रहा है कि एक तो है भूमि, एक है श्रम, एक है पूंजी और एक है उद्यमी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमि के बारे में। हमें उत्पादन के साधनों का अध्ययन भी तो करना है। तो भूमि, तो बच्चों भूमि क्या होती है? भूमि हमें एक प्राकृतिक संसाधन है और हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है। आपको पता है ना भूमि हमें किससे मिलती है? प्रकृति के द्वारा ही मिलती है। अब आप कहेंगे कि हमें भूमि की आवश्यकता क्यों है? यदि किसान को खेती करनी है तो वो हवा में तो नहीं करेगा ना, चाहिए क्या? भूमि चाहिए। यदि हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है, माना हमें इस पेन का उत्पादन करना है, तो इस उत्पादन करने में भूमि की आवश्यकता है। यदि हम इसका उत्पादन करेंगे तो एक जगह तो चाहिएगी ना जहाँ हम सारे श्रमिक लगा सकें, हमारी मशीनरी लगा सकें। ठीक है ना? तो इसीलिए भूमि की आवश्यकता सर्वप्रथम होती है उत्पादन के साधन के रूप में। अब हमने बात की कि भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों में आता है जल, वन और खनिज। तो ये सब भी हमें हमारे किस में शामिल होते हैं? भूमि ही संसाधन में शामिल होते हैं, क्योंकि उत्पादन करने के लिए हम इन सब का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है बच्चों। तो लैंड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि भूमि हमारे जो उत्पादन के साधन का पहला तत्व, कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और प्रकृति से प्राप्त है। ये प्राप्त है। जल, वन, खनिज आदि भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो दूसरा साधन था वो याद है कुछ? दूसरा साधन है हमारा श्रम। अब ये श्रम या लेबर क्या होता है? बच्चों यदि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमें कोई व्यक्ति चाहिए होता है, नहीं होता? चाहिए होता है श्रम। किस लिए चाहिए होता है? ताकि कि वो उस वस्तु का उत्पादन कर सके। अर्थात जिनके द्वारा वस्तु का उत्पादन होता है उसे ही क्या कहते हैं? श्रम। अब ये श्रम भी 2 प्रकार का होता है।
एक तो होता है शारीरिक श्रम और एक होता है मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम अर्थात जिसमें फिजिकल वर्क होता है, हमारा जो कार्य वो शरीर के द्वारा होता है। और मानसिक श्रम कौन सा होता है, जिसमें सारा काम दिमाग का होता है, अर्थात इंसान मेंटली थक जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो श्रम है, जो लोग काम करते हैं वो क्या कहलाता है, श्रम। और श्रम में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है शारीरिक श्रम और एक आता है मानसिक श्रम। ठीक है, तो शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम, इसके बारे में हम अब जानेंगे। शारीरिक श्रम क्या होता है, जो शरीर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि यदि हम भवन निर्माण का उदाहरण ले लें, तो भवन निर्माण में क्या होता है, बहुत सारे कारीगर लगे होते हैं, बहुत सारे मजदूर लगे हुए होते हैं। वो भी तो एक उत्पादन ही है, क्योंकि एक नई वस्तु का निर्माण हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो मजदूर होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत मेहनत करते हैं। करते नहीं करते, यदि कोई इंजीनियर किसी भी निर्माण कर देता है डिज़ाइन का, तो उनको उसके हिसाब से मकान को बनाना होता है। तो बहुत सारे कार्य वो करते हैं, भारी भारी सामान वो लेके जाते हैं। तो ऐसे श्रम को हम बोलते हैं शारीरिक श्रम, जिसमें शरीर की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये देख रहे हैं आप शारीरिक श्रम। और दूसरा जो श्रम है वो होता है मानसिक श्रम। अब ये मानसिक श्रम क्या होता है बच्चों, मानसिक श्रम वो होता है जो दिमाग से होता है, जिसके अंदर जो मनुष्य है वो दिमागी रूप से थक जाता है। जैसे कि हम एक इंजीनियर को ले लें, इंजीनियर कभी भी फील्ड में तो जाता नहीं है, वो क्या करता है, बैठ के अपने नक्शे तैयार करता है। उन नक्शों के हिसाब से भवन का निर्माण किया जाता है। उसके लिए वो क्या करता है, अपने कंप्यूटर पे नक्शों के डिज़ाइन देखता है कि किस तरीके से बनाना चाहिए। तो इसमें सब क्या होता है, दिमाग की आवश्यकता होती है। और जब वो थकता है तो वो दिमाग से ही थकता है। तो इस प्रकार से जो श्रम है वो दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया शारीरिक श्रम और एक हो गया मानसिक श्रम। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे पूंजी के बारे में, जो उत्पादन का तीसरा साधन है, जिसे कि हम कैपिटल भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे पूंजी, कैपिटल, पूंजी यानी तो हम मनी को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पूंजी दूसरी चीज़ है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पूंजी वो मनी तो होती है, साथ में एक दूसरी पूंजी भी होती है, जिसे कि हम पूंजी अर्थात मनी के द्वारा ही खरीद सकते हैं। तो क्या होती है ये पूंजी? पूंजी बच्चों जो कि और अधिक उत्पादन में काम में आती है। जैसे कि एक उदाहरण लें, अभी हमने भवन निर्माण का उदाहरण लिया था। तो भवन निर्माण के लिए हमें बहुत सारी मशीनरी चाहिए होती हैं। यदि हम खेती करते हैं तो खेती में आपने देखा होगा कि हमें ट्रैक्टर भी चाहिए होता है, इसके अलावा थ्रेशर भी चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता। और यदि हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बीज भी चाहिए होते हैं। तो ये जो सारी हम मनी के द्वारा जो खरीद पाते हैं, ये जो सभी चीज़ें हैं वो ही क्या कहलाती हैं? पूंजी। ठीक है, अर्थात पूंजी वो है जो और अधिक उत्पादन में कार्य आती है। अब पूंजी भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थायी पूंजी फिक्स कैपिटल, और एक होती है कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर रही हैं कि पूंजी अर्थात जो चीज़ें और अधिक उत्पादन में काम में आती हैं। पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब हमें ये जानना भी तो ज़रूरी है कि ये स्थायी पूंजी क्या होती है और ये कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पूंजी की। तो स्थायी पूंजी में आती है मशीनरी, भवन और औजार। अब स्थायी पूंजी, मशीनरी, भवन, औजार, ये सब क्या होते हैं बच्चों, यदि हम एक बार खरीद लेते हैं तो ये कई वर्षों तक काम में आते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हमने हमारे खेत के लिए ट्रैक्टर खरीद लिया तो ये कई वर्षों तक काम में आएगा। यदि हम किसी संस्था की बात करें या फिर हम किसी उत्पादन की इकाई की बात करें, किसी फैक्ट्री की बात करें, तो फैक्ट्री में जो मशीनरी खरीद ली जाती है वो कई वर्षों तक चलती रहती है, उनका जो मेंटेनेंस है वो होता रहता है। इसके अलावा वो कई सालों तक कार्य करती रहती है। जैसे खेती में टरबाइन भी होते नहीं होते। और यदि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं। तो इनका यही है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और ये कई वर्षों तक चलते रहते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल या स्थायी पूंजी। ठीक है बच्चों, तो स्थायी पूंजी क्या होती है? औजार, मशीन जो कि कई वर्षों तक काम आती है, वो क्या कहलाती है? स्थायी पूंजी। जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, हमने बात की थी ना, कंप्यूटर और किसान का हल। ठीक है, किसान जो हल खरीदता है या फिर वो ट्रैक्टर से करता है, तो ये सब हम एक बार में ही खरीद लेते हैं और ये कई वर्षों तक काम में देते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी में आता है कच्चा माल और मुद्रा।
अब कच्चा माल और मुद्रा क्या होती है, यदि हम एक बार यदि इनको खर्च कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है, फिर हमें उत्पादन करने के लिए इनको दोबारा खरीदना होता है या मुद्रा की जो आवश्यकता है वो दोबारा होती है। जैसे समझ में आ रहा है, जैसे कि एक कुम्हार है, यदि उसने घड़ा बनाया तो उसकी मिट्टी काम में आ गई, अब उसको दूसरा घड़ा बनाना है तो दूसरी मिट्टी चाहिएगी ना, उसका जो चाक है वो तो वही रहेगा, अर्थात स्थायी पूंजी तो वही रहेगी, लेकिन कार्यशील पूंजी क्या है, अर्थात कच्चा माल, जो उसकी मिट्टी है वो हो गया उसका कच्चा माल। ऐसे ही यदि हम इस पेन का उदाहरण लेके चल रहे थे, हमने जो फैक्ट्री है उसमें जो मशीनरी लगाई है वो तो हो गई सब स्थायी पूंजी, लेकिन इस फैक्ट्री में जो इंक प्रयोग में आ रही है वो तो हमें बार बार खरीदनी होगी और इसके लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता भी बार बार होगी। तो इस प्रकार जो कच्चा माल और जो मुद्रा है उसे हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी, जो कि एक बार ख़त्म होने के बाद इसे बार बार खरीदना होता है और इसकी बार बार आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो कार्यशील पूंजी के बारे में समझ में आ गया। ये है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, कच्चा माल और नकद मुद्रा का है कार्यशील पूंजी। इसको हम इंग्लिश में लिख दें ताकि कि आपको पढ़ने में और भी सहूलियत होगी और आपको इनके इंग्लिश कीवर्ड्स भी याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा और आपको जो कुछ समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको चीज़ों को नोट कीजिए, और नहीं समझ में आता तो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुन लीजिए, अपने घर की तो बात है। ठीक है बच्चों, तो ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं, जैसे कुम्हार द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान की जाने वाली मुद्रा। कच्चा माल और मुद्रा दो चीज़ें हैं जो कि कार्यशील पूंजी में आती हैं। तो हमारे उत्पादन के 3 साधन हो गए, हमने भूमि की बात कर ली, हमने श्रम की बात कर ली, फिर हमने पूंजी की बात कर ली। जो हमारे उत्पादन का चौथा साधन है वो है उद्यमी। उद्यमी अर्थात इसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब ये क्या करता है बच्चों, भूमि, श्रम और जो ये पूंजी, मशीनरी जो भी है, ये सब कुछ भी काम नहीं आएगी जब तक कि उद्यमी नहीं होगा। वो कैसे, क्योंकि उद्यमी का कार्य क्या होता है, इन तीनों को इकट्ठा करना और इनके द्वारा क्या करना, उत्पादन करना, और इसके लिए वो अपना श्रम और अपना जो दिमाग है वो कार्य में लेता है। और जो भी उत्पादन करने में रिस्क होता है, अर्थात जोखिम में तो उठाना पड़ता है, क्या पता वो उत्पादन चले या नहीं चले, ज़रूरी थोड़ी ना है। जैसे कि यदि किसान है, उसने खेती की है, बीज लाए हैं, इसके अलावा ट्रैक्टर लगाया है, थ्रेशर मशीन लगाई है, सब कुछ उसने खरीद लिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है उत्पादन हो। क्या पता उस साल बारिश ना हो या उसे सिंचाई की सुविधा ना मिले तो उत्पादन ना हो, तो इसमें क्या होगा, किसान का क्या होगा, रिस्क होगा। तो किसान क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर अर्थात उद्यमी। आ गया होगा बच्चों समझ में। तो उद्यमी कौन होता है, जो कि सारी प्लानिंग्स करता है, सबको इकट्ठा करता है और अपना श्रम और उद्यम लगाकर, या हम कह सकते हैं दिमाग लगाकर, सबको मैनेज करता है और फिर उत्पादन करता है, और उत्पादन में होने वाली जो रिस्क होती है या जोखिम है वो भी वही उठाता है। तो आइए देखें चौथा साधन, उद्यमी। मानव पूंजी भी कहते हैं इसको, दूसरा यदि हम नाम दें तो वो बोलेंगे मानव पूंजी। और आप आपकी किताब में देखेंगे तो वहाँ मानव पूंजी ही लिखा हुआ है। जो पूंजी है उसे तो लिखा हुआ है भौतिक पूंजी, और जो उद्यमी है उसे लिखा है मानव पूंजी। आप इसको ये दूसरा नाम भी दे सकते हैं। उत्पादन का यह कारक क्या करता है, तीनों कारकों भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ लाकर अपने ज्ञान, मतलब अपना जो दिमाग होता है, और उद्यम अर्थात जो अपना श्रम होता है उसके द्वारा उत्पादन करता है। और यही क्या करता है, बाजार में जो उत्पादन करता है उसको बिक्री के लिए भी लाता है, और उत्पादन में जोखिम है वो भी यही साधन उठाता है। तो आ गया बच्चों समझ में। हमने क्या पढ़ा आज, उत्पादन के साधनों के बारे में, और इसे ही हमने नाम दिया उत्पादन के संगठन। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन होंगे तो उसको तो आप आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। जैसे कि यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि पूंजी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। और श्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। और उत्पादन के जो साधन हैं वो कितने होते हैं, 4, जिन्हें कि हम उत्पादन के कारक भी कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, वो हैं, सबसे पहले आता है भूमि, दूसरे में आता है श्रम, फिर आता है पूंजी, और चौथा है उद्यमी, जो कि तीनों कारकों को साथ में लाकर अपने ज्ञान के द्वारा और अपने श्रम के द्वारा उत्पादन करता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा उत्पादन के संगठन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पालमपुर में खेती।
अब वापस हम पालमपुर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हम कहानी किसकी पढ़ रहे थे, पालमपुर की, कि पालमपुर में किस प्रकार से खेती होती है और खेती के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं और इन विधियों के क्या तो लाभ हैं और क्या हानि है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, नहीं समझ में आए तो वीडियो रिमाइंड कीजिए, दोबारा पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।